भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर हैं। यहां पीएम मोदी ने 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। लोगों ने उन पर फूल बरसाए। इसके बाद मोदी ने अयोध्या स्टेशन का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। मोदी दलित धनीराम मांझी के घर पहुंचे थे। यहाँ बच्चों के बनाए राम मंदिर के स्केच पर उन्होंने वंदे मातरम लिखा और ऑटोग्राफ दिया। फिर एक बच्ची के साथ सेल्फी भी खिंचवाए। इसके बाद पीएम ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम का इनॉग्रेशन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 15,700 करोड़ के 46 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अयोध्या में प्रगति का उत्साह है। कुछ दिन बाद परंपरा का उत्सव होगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस समय राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर है। मंदिर के भीतर में लगाई जाने वाली घंटी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मंदिर में भीतर लगाए जाने वाले घंटी का एक वीडियो सामने आया है। इससे निकलने वाली ओम की मधुर ध्वनि की लोग कल्पना कर रहे हैं। दरअसल इस घंटी को उत्तर प्रदेश के जलेसर के एक परिवार की ओर से तैयार कराया गया है। ये परिवार घंटी को राम मंदिर ट्रस्ट को समर्पित करेगा। राम मंदिर में लगाई जाने वाली इस घंटी का वजन 600 किलो बताया जा रहा है। इसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है। इस घंटी की विशिष्टताएं सामने आई हैं। अयोध्या में राम मंदिर में लगाने के लिए बना ये सबसे बड़ा घंटा अष्टधातु से निर्मित है। बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री में 400 कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके इस विशाल घंटे को बनाया है। अब इस घंटे को जल्द ही मंदिर के अंदर लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जलेसर में बनाया गया ये घंटा बेहद नायाब और खास है। राजस्थान में भजनलाल सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इनमें 12 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री हैं। सांसद पद छोड़कर विधायक बने किरोड़ी लाल मीणा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 2 डिप्टी सीएम को मिलाकर अब सरकार के मंत्रियों की संख्या 25 हो गई है। राजस्थान में कोटे के हिसाब से 30 मंत्री बन सकते हैं। अब 5 मंत्रियों की जगह खाली है। जिन 22 विधायकों ने शपथ ली है उनमें 17 पहली बार मंत्री बने हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित भजनलाल सरकार में 2 विधायकों को ही जगह मिली है। पंजाब में इल्लीगल माइनिंग करने, सरकारी काम में बाधा डालने और अधिकारियों के साथ विवाद करने के मामले में पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व विधायक जोगिंदर पाल को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी शुक्रवार शाम को की गई। पुलिस ने मौके से एक टिप्पर और पोकलेन मशीन भी जब्त की। जोगिंदर पाल पठानकोट जिले से ताल्लुक रखते हैं और यहां की भोआ विधानसभा सीट से कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस 60,000 पदों पर भर्ती निकाली, जिसमें आयु सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। बोर्ड ने मांग को स्वीकार किया और आयु सीमा में 3 साल की राहत दी। इसके अलावा अब बोर्ड ने अभ्यर्थियों को एक और बड़ी राहत दी है। ये राहत उन उम्मीदवारों को दी गई है जिन्होंने अपनी 10वीं हाई स्कूल की परीक्षा 13 वर्ष में ही पास कर ली थी। दरअसल बोर्ड ने शर्त रखी थी कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की जन्मतिथि व हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के बीच 13 वर्ष का अंतर होना चाहिए। बदलाव की जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कहा, ऑनलाइन आवेदन में जन्मतिथि व हाई स्कूल पूर्ण करने में 13 वर्ष के अंतर के प्रतिबंध संबंधी समस्या व सुझाव को संज्ञानित करते हुए वेबसाइट में यथावश्यक संशोधन कर दिए गए हैं। आप अपना आवेदन कर सकते हैं। मोदीनगर साउथ से मेरठ साउथ स्टेशन के बीच शुक्रवार को देश की पहली रीजनल रैपिड रेल नमो भारत का ट्रायल रन शुरू हो गया। दोपहर में ट्रेन दुहाई डिपो से रवाना की गई। मेरठ साउथ स्टेशन पर शाम 5:30 बजे ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो लोगों ने खुशी का इजहार किया। एनसीआरटीसी के मुख्य प्रवक्ता पुनीत वत्स ने बताया कि ट्रायल रन सफल रहा। दूसरे खंड में ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो चुका है। स्टेशनों पर प्रवेश और निकासी द्वार बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अगले साल मार्च तक साहिबाबाद स्टेशन से मेरठ साउथ स्टेशन तक यात्रियों के साथ ट्रेन के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। वृंदावन में एक तरफ वात्सल्य ग्राम में षष्ठी पूर्ति महोत्सव, वहीं दूसरी तरफ नए साल के मद्देनजर शनिवार से ही भक्तों की भीड़ बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़ने लगेगी। भीड़ नियंत्रण की चुनौती और बीते रविवार 2 महिलाओं की मौत के मद्देनजर एहतियात बरतते हुए प्रशासन के साथ ही मंदिर प्रबंधन ने लोगों से अगले 3 दिन वृंदावन आने से बचने की अपील की।
खासकर बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति न लाने की हिदायत जारी की गई है। बांके बिहारी के दर्शनों के लिए 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। शुक्रवार से ही देश भर से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। शनिवार को वीकेंड के कारण लाखों श्रद्धालु उमड़ेंगे। कमोबेश नववर्ष की पूर्व संध्या पर भी यही हाल रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार शाम 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे। गुरु कृपा गार्डन गेस्ट हाउस में आयोजित स्वागत समारोह में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश गुलामी की मानसिकता से बाहर आया है। विकास के रूप में प्रधानमंत्री अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। नए कालखंड में श्री राम अपने भव्य महल में विराजेंगे। वहीं शनिवार सुबह सीएम धामी ने गोवर्धन पहुंचकर दानघाटी गिरिराज जी का दूध से अभिषेक किया। इसके उपरांत वे प्रेम सेवा संस्थान के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि काशी व उज्जैन में कॉरिडोर बना, इसका लाभ भक्तों को मिल रहा है। उप्र में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में इस साल 4 धाम यात्रा करने 56 लाख पहुँचे हैं। बेहतर व्यवस्थाएं होने पर देवभूमि के दर्शन करने वाले भक्त सुखद अनुभव महसूस करते हैं। त्रासदी के बाद देवभूमि का मूल स्वरूप लौटा है। केदारनाथ का चहुमुखी विकास हुआ। उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों को न्यू ईयर पर 4% महंगाई भत्ते की सौगात मिल सकती है। डीए की फाइल मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री राजधानी पहुंचने के बाद फाइल पर अनुमोदन मिल जाएगा। इस बीच राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी मुख्यमंत्री से 4% महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने का अनुरोध किया है। बता दें कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने डीए के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। अब मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री से प्रस्ताव पर पहले ही अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। वीवो मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी होंग जुक्वान, हरिंदर दहिया और हेमंत मुंजाल को पटियाला कोर्ट ने रिहा कर दिया। कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। जांच एजेंसी ईडी ने चाइनीज कंपनी पर पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत आरोप लगाए थे। चार्जशीट में कहा गया था कि वीवो ने 2014 से 2021 के बीच 1 लाख करोड़ रुपए भारत के बाहर भेजने के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया। एजेंसी ने अक्टूबर में लावा इंटरनेशनल कंपनी के एमडी हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंग गुएन उर्फ एंड्रू कून और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक को गिरफ्तार किया था। केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों को जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता डीए और पेंशनर्स महंगाई राहत डीआर में 4% की बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। विशेषज्ञों ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इस बढ़ोतरी का आकलन किया है। डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी के पूरे आसार हैं। अमृतसर से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन को पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले दिन इस गाड़ी में सभी मुसाफिरों को दिल्ली तक मुफ्त सफर करने को मिला। इस दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, अमृतसर के कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला भी मौजूद रहे। इस दौरान पुरोहित ने कहा कि ये केंद्र की तरफ से पंजाब के लिए बड़ा तोहफा है। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने इस ट्रेन को अमृतसर से शुरू करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया। औजला ने कहा कि अमृतसर एक पर्यटन स्थल है और यह मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक उपहार है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी सहायक है क्योंकि अब अधिक लोग अमृतसर आ सकते हैं। अबोहर में आभा स्क्वायर पर लगी शहीद ऊधम सिंह की प्रतिमा का अनादर करने का मामला सामने आया है। अज्ञात लोगों ने शनिवार सुबह प्रतिमा में लगी पिस्तौल चोरी कर ली और शहीद के हाथ को खंडित कर दिया। 26 दिसंबर को ही कैबिनेट मंत्रियों बलजीत कौर व गुरमीत सिंह खुडिया ने इस प्रतिमा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अनावरण किया था। शहर की सामाजिक संस्थाओं ने इस घटना निंदा करते हुए आरोपियों का शीघ्र पता लगाने की मांग की है। शनिवार सुबह जैसे ही शहीद ऊधम सिंह की प्रतिमा को खंडित करने की सूचना मिली तो नगर थाना 1 के प्रभारी सुनील कुमार, आपके हल्का प्रभारी अरुण नारंग, शहीद यादगार कमेटी के पदाधिकारी एडवोकेट देसराज कंबोज, सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण चावला व अन्य मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वामीनारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठानम द्वारा आयोजित पूज्य पुरानी स्वामी स्मृति महोत्सव में शामिल हुए।
इस महोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण संप्रदाय के गुरुकुल के बिना गुजरात का सर्व शिक्षा अभियान अधूरा रह जाता। उन्होंने कहा, यदि गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय का गुरुकुल नहीं होता तो यहाँ का सर्व शिक्षा अभियान अधूरा रह जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमित शाह ने कहा, हम सभी भाजपा कार्यकर्ता 1950 से ही भारत की दिशा को बदलने की कोशिश कर रहे थे। हमारे कई पीढ़ियों ने कोशिश की, लेकिन वो दिन तब आया जब गुजरात का मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री बना। इसके बाद से ही सभी भारत को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। राम मंदिर और अयोध्या को लेकर पूरे देश से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला ने भी इसे लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला का इस संबंध में बयान दिया है। उन्होंने कहा, भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। जिन्होंने भी ये कोशिश की उनका मंदिर बने, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ उनसे ये भी कहता हूँ कि भगवान राम केवल हिंदुओं के राम नहीं हैं, वे पूरे विश्व के राम हैं। उन्होंने भाईचारे, मोहब्बत और एक दूसरे की सहायता की बात की है। राजधानी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र JNNYC एक बार फिर सुर्खियों में है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय ने JNNYC का अधिग्रहण कर संपत्ति ताला लगा दिया है। अपनी कार्रवाई के हक में भूमि और विकास कार्यालय ने JNNYC की बैठक का हवाला दिया है। इस पर युवा केंद्र के महासचिव व महानिदेशक प्रवीण सिंह ऐरन की तरफ सख्त एतराज जताया गया है। JNNYC की वकील चांदनी अरोड़ा कहना है कि भूमि और विकास कार्यालय की कार्रवाई पूरी तरह अवैध है। ताला लगाने से पहले हमें कोई नोटिस भी नहीं दिया। कार्यालय ट्रस्ट के जिस बैठक की बाद भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की है वो पूरी तरह से अवैध है। हम इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की छवि ऐसे जनप्रिय नेता की है जो सीधे जनता से संवाद करते हैं। इस बात की झलक शनिवार को अयोध्या में भी देखने को मिली, जब वे पीएम उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी के घर अचानक पहुंच गए। पीएम ने योजना की लाभार्थी के आवास पर चाय भी पी और उनसे संक्षिप्त बातचीत की। पीएम का ये कार्यक्रम पहले से निर्धारित नहीं था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीरा के घर अचानक पहुंचने पर पूरी बस्ती के लोग हैरान रह गए। पीएम के पहुंचने पर पूरा क्षेत्र मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। इस दौरान पीएम मोदी ने मीरा के हाथों की बनी चाय पी और कहा कि चाय अच्छी है मगर थोड़ी मीठी हो गई है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने परिवार व पूरी बस्ती के बारे में हालचाल जाना। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को नई दिल्ली में भारत सरकार के साल 2024 के कैलेंडर को लॉन्च किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत पहले स्टार्टअप के क्षेत्र में कहीं नहीं था, लेकिन आज यहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। ये भारत के युवाओं की ताकत है और स्टार्टअप इंडिया योजना की सफलता है। उसी तरह हम आज दुनिया के फोमा हब बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जब भी हारती है तब बांटो और राज करो की रणनीति अपनाने की कोशिश करती है। केंद्र सरकार ने रेलवे को दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि कैसे रेलवे स्टेशनों और रेलों को दिव्यांग लोगों के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाया जाए। इनमें एकीकृत तकनीक से लैस फीचर जैसे टेक्स्ट टू स्पीच और लोगों की सुविधा के लिए स्टेशन और ट्रेनों में मौजूद संकेतकों में बदलाव शामिल है। केंद्र सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इन गाइडलाइंस को जारी करते हुए सभी हितधारकों और जनता से भी सुझाव मांगे हैं। लोग 29 जनवरी तक अपने सुझाव दे सकते हैं। जरूरी सुझावों को गाइडलाइंस में जगह दी जाएगी। प्रस्तावित गाइडलाइंस में दिव्यांगजनों के लिए एक समर्पित वेबसाइट बनाने, यूजर फ्रेंडली संकेतक, एक मोबाइल ऐप जैसी कई अन्य सुविधाएं देने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही स्टेशनों और ट्रेनों में डिजिटल डिस्प्ले पर साइन लैंग्वेज के संकेतों को दिखाने, ब्रेल लिपि में बोर्ड बनाने और फ्रंटलाइन स्टाफ को साइन लैंग्वेज का एक्सपर्ट बनाने जैसी गाइडलाइंस शामिल हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) 1 जनवरी 2024 को सेकेंडरी मार्केट के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI लॉन्च करेगा। इसके बाद इन्वेस्टर्स UPI के जरिए पेमेंट करके शेयर्स खरीद सकेंगे। अभी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO की बिडिंग में UPI के जरिए पेमेंट कर पाते हैं।
जब आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका पैसा इन्वेस्टर्स के अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाता है और जब शेयर्स इश्यू होते हैं तब अमाउंट डेबिट होता है। इसी तरह सेकेंडरी मार्केट यानी शेयर बाजार में ये सर्विस शुरू होने के बाद स्टॉक्स खरीदने पर उसका जितना भी अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद जब उसी दिन सेटलमेंट होगा तो इन्वेस्टर्स के अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा। मॉरिशस के सांसद महेंद्र गंग प्रसाद ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आज भारत की नियति और उसकी तस्वीर को बदल दिया है। गंग प्रसाद ने कहा, आज लोग समाधान के लिए भारत की ओर देखते हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके कार्यकाल में भारत का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। आज पीएम मोदी के दृष्टिकोण और नेतृत्व की वजह से ही नया भारत संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि कई देश भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, भारत के साथ बहुत करीबी संबंध बनाना चाहते हैं। हमारे भारत के साथ हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में इस रिश्ते को और मजबूत किया जा रहा है। हमास और इस्राइल के बीच 2 माह से अधिक समय से जंग जारी है। युद्ध में अब तक दोनों पक्षों के हजारों लोगों की मौत हो गई है। जहां इस्राइल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है, वहीं अब आतंकी समूह भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। फिलहाल न तो जंग की रफ्तार कम हो रही है और न ही लोगों की जान की परवाह की जा रही है। इस बीच अमेरिका ने फिर इस्राइल की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने संसदीय समिति से मंजूरी लिए बिना ही इस्राइल को करीब $15 करोड़ के सैन्य उपकरण तुरंत देने की अनुमति दी है। वहीं एक रिपोर्ट की माने तो इस महीने के भीतर दूसरी बार ऐसा किया गया है। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। देश के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने नए सदस्य देशों की सूची से अर्जेंटीना का नाम हटा लिया है। इसके लिए उन्होंने भारत सहित दूसरे ब्रिक्स लीडर्स को लेटर लिखा। मिलेई ने कहा, अर्जेंटीना के लिए फिलहाल ब्रिक्स का सदस्य बनना सही नहीं है, लेकिन हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ाने के लिए इस संगठन के साथ द्विपक्षीय संबंध बनाए रखना चाहते हैं। दरअसल 1 जनवरी को 6 नए देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के सदस्य बनने वाले थे। राष्ट्रपति मिलेई ने कहा, पिछली सरकार ने जो फैसला किया था हमने उसे बदल दिया है। हमारी सरकार की विदेश नीति कई मामलों में पिछली सरकार से अलग है। दरअसल अर्जेंटीना में नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे। इसमें दक्षिणपंथी नेता जेवियर मिलेई ने जीत हासिल की। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति और वामपंथी नेता और पूर्व वित्त मंत्री सर्जियो मासा को शिकस्त दी। अगस्त 2023 में हुई ब्रिक्स समिट में अर्जेंटीना ने संगठन का सदस्य बनने के लिए अप्लाई किया था। इसमें उन्हें चीन का पूरा सपोर्ट मिला था। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।